एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 बाकी है। ठीक है, तो पहले एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 में से शुरू कर लेते हैं, है ना? यस। हाँ बोलिए, स्मितल क्या बोल रहे हैं आप? ऋषभ बोलो। चलो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3 अपने को फिलहाल पार्ट 2 बाकी था, ये बात सही है, शायद ऐसा लग रहा है इसको देखने से। एक्सरसाइज 3 पार्ट 2 वाज रिमेनिंग, है ना? यस सर। ठीक है। वैसे जेई मेन के अंदर बड़े सिंपल क्वेश्चन आए हैं इस चीजों के अंदर, ये करके आपको ऐसा लग गया होगा। द क्वेश्चंस वर रिलेटिवली सिंपल, डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। चलो ठीक है, कर लेते हैं फिर भी डिस्कस। किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो वो बता दे। हैंड सिर्फ वही बच्चे रेस करें जिन्हें डाउट्स हैं, है ना? बाकी बच्चे प्लीज हैंड रेस ना करें, है ना? क्वेश्चन नंबर 1, टू। अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है सर। अच्छा, नहीं किया गया आपको?
चलो शुरू करते हैं, है ना। अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दे दिया है शायद आप लोगों को, है ना। और जिस बच्चे को डाउट पूछना है वो हैंड रेज करे और अपना वीडियो ऑन कर ले, उसके बाद मैं उसको अनम्यूट कर दूं। एक रिक्वेस्ट और है कि ये जो आलतू फालतू फोटो लगा रखे हैं और जो भी नाम से आए हैं, कौन है, जैसन है, जो भी है, ये सब ना करें प्लीज। और आप या तो मीटिंग लेफ्ट कर दें, और ऐसा नहीं कर सकते हैं तो बाकी बच्चों को पढ़ने दें, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 में किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 1 to 5। विद्या, यस सर। स्क्रीन शेयर नहीं है। वीडियो ऑन का ऑप्शन है क्या नहीं है? एक बार वीडियो ऑन करके देखो तुम्हारा। कैन यू मेक योर वीडियो ऑन? अच्छा ठीक है। हाँ प्रत्युष पूछो। यस, यू कैन नाउ आस्क। अनम्यूट किया है मैंने। सेकंड क्वेश्चन, डाउट क्या है इसमें ये बताओ। सर इसमें 4 नहीं आ रहे हैं सर। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, यही वाला क्वेश्चन है ना। हाँ सर। नो सर, ये हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर, सेकंड वाला। स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मैं आपके सामने। वो एक बच्चा था, मैंने उसको पूछा डाउट पूछने के लिए, तो वो छोड़ के ही भाग गया वीडियो ऑन करने के लिए। आई थिंक बच्चे सिर्फ टाइम पास के लिए आ रहे हैं। चलो हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। सर एपीएसपी आज सर डिस्कस होने वाली थी ना। एपीएसपी तो अभी कर रहे हैं, पहले एक्सरसाइज 3 कर लेते हैं ना एक बार फटाफट से। ओके सर। सर एपीएसपी मुझे लगा सर हो रही है सर। अभी बता रहा हूँ, बस 2 मिनट रुक जाए, है ना प्रत्युष। हाँ 2 मिनट और रुक जा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 में किसी को डाउट हो तो पूछिए फटाफट। फोर 5 6 7। हाँ अनमोल शुक्ला बोलिए। 7 में डाउट है। 7 which type of isomerism is shown by 2,3 dichlorobutane? बच्चे 2,3 डाइ, हाँ जी तो इसमें डायस्टीरियमिज्म भी तो शो होगा। गुड, वेरी गुड। ये ऑप्शन होना चाहिए, है ना, ये कह रहे हो आप। यस सर। बट एक बात बताओ, डायस्टीरियोमेरिज्म आइसोमेरिज्म है या दो आइसोमर के बीच में रिलेशन है? सर रिलेशन में। तो बेटर ऑप्शन कौन सा है, ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल? सर ऑप्टिकल बेटर है। बेटर है। पूछना ही था तो ये पूछते कि इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी तो होगा, क्योंकि 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन ये होता है। यस सर। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर ये बना सकते हैं, इसका नाम क्या होगा बताओ। सर 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन। तो अब बताओ स्ट्रक्चरल होगा या नहीं होगा? सर होगा। तो ये क्वेश्चन सही है कि गलत है? सर ये तो गलत है। गलत है, क्योंकि उस साल आईआईटी वालों ने इसका आंसर ऑप्टिकल दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ बस 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन में कायरल कार्बन है तो इसके 3 फॉर्म बनेंगे, डी एल मीजो, तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर देगा। बट मेरे हिसाब से तो स्ट्रक्चरल भी करेगा। गॉट इट? यस सर। तो इसमें उस साल क्या हुआ कि सिर्फ ऑप्टिकल वालों को ही नंबर मिले, स्ट्रक्चरल जो बच्चे टिक करके आ गए ना उनके नंबर काट दिए। तो ये होता था पहले AIEEE में ऐसा,
उस समय ये व्यवस्था भी नहीं थी कि आप पेपर को चैलेंज कर सको, अभी तो ऐसा हो चुका है। उस समय तो जो इन्होंने मान लिया वो सही मानते थे। क्वेश्चन नंबर 8। सर मुझे पूछना था, ये आपने जो 2,2 डाइक्लोरोमीथेन बनाया है, इसके अंदर मतलब नेम ही चेंज हो गया तो कंपाउंड चेंज हो गया, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कैसे होगा? कौन पूछ रहा है? ये प्रिंस? Yes, sir. कैसी बातें कर रहे हो? ये इसका स्ट्रक्चर और आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है ये। पोजीशन तो है, लेकिन उन्होंने पूछा है कि 2,3 डाइक्लोरोमीथेन में कौन सा शो होगा, तो आपने जो अलग बनाया है वो तो कंपाउंड नहीं चेंज हो गया। नहीं, आप अरे यार किसी बातें कर रहा है। इसमें देखे ना, बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, इज शोन बाय। कहाँ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? इज शोन बाय है ये। गेटिंग माय पॉइंट? ओके सर। हाँ, ये तो बहुत क्लियर क्वेश्चन है यार कि ये वाला मॉलिक्यूल कौन सा आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ये आपके हिसाब से, मैं तो कह रहा हूँ चेन भी शो करेगा। ले तेरे को चेन बना के दिखा देता हूँ, ये ले, गॉट इट? ये इसका आइसोमर है, इसमें क्या है ना। चल, और पूछिए फटाफट, किस बच्चे को डाउट है? आगे से आगे पूछते जाइए फटाफट। मैं अनम्यूट कर दूंगा हैंड रेज करके। सिंपल एक्सरसाइज है, मेक इट फास्ट। शिखर पंड्या। ठीक है, ठीक है। म्यूट कर, वीडियो ऑफ कर लो आप। पूछिए शिखर। सर सर ऑनलाइन प्रॉब्लम में लास्ट वाला क्वेश्चन। सर सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बोलो बच्चे। सर फोर्थ क्वेश्चन, जेई मेन ऑनलाइन प्रॉब्लम। ये वाला? यस सर। बकरी घूम रही क्या तुम्हारे आसपास यार? नहीं सर, मेरे यहाँ से आवाज नहीं आ रही, दूसरा का आर्यन के यहाँ ऑडियो। से आ रही, जेडबल के यहाँ से आ रही होगी। बकरी के आसपास रहता है कि? चलो। वेरी क्लोज टू नेचर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्क्यू कन्फर्मेशन ऑफ ईथेन द HCC? अरे यार ये तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। डाउट क्या है पहले ये पूछो इसमें। सर हमको समझ में नहीं आया इसमें डायहेड्रल एंगल कैसे कैसे निकालें। समझ में नहीं आया? बहुत मतलब एक 1 सेकंड का क्वेश्चन है। आपने कैसे किया मुझे समझाओ। एक्चुअली मैं ये क्वेश्चन बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं स्पॉइल कर दूंगा अगर मैं ये क्वेश्चन, मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता इसके अंदर। ठीक है सर। आपको डाउट क्या आ रहा है मुझे ये बताओ ना इसके अंदर, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं इसका मेथड बता के और आपको लेट डाउन करूंगा कि यार तो बहुत सिंपल था। आपको डाउट क्या आ रहा है मुझे ये बताओ। मुझे ऐसा लगेगा कि आपका डाउट जेन्युइन है तो मैं आंसर दूंगा, वरना मैं कहूंगा कि डू इट अगेन। सर जेई मेन में लॉजिकल क्वेश्चन बहुत कम आते हैं बच्चों, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपको दिमाग लगाना है, बस मैं यही कह सकता हूँ। थोड़ा सा आप मुझे बताओ आपने क्या किया। सर आप बोल रहे थे कि मतलब हम लोग पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, जैसे हम आप 60 डिग्रीज में ब्रेक किए थे, तो हम इसको पहले एक्लिप्स में ब्रेक किए, एक्लिप्स फॉर्म में लाए सर। तो उसके बाद मैं कंफ्यूज हो गया कि कैसे करना है। एक बार और करो इसको, है ना? ओके सर। एक बार और करो, डू इट अगेन। फिर भली से मैं आपको व्हाट्सएप कॉल पे ले लूंगा, या जैसा भी होगा मैं आपको ये बता दूंगा। पर एक बार फाइट करो इसके साथ में। चलो, हाँ स्नेहानंद बोलो। सर मीटिंग लॉग की वजह से बहुत बच्चे सब बाहर हैं, तो वही सर बोलना। मीटिंग लॉग इसलिए है क्योंकि जैसे किसी बच्चे को कुछ कहता हूँ, वो जैसे उसकी ग्रुप में आइडेंटिफिकेशन मैसेज होने आ रहा है लगती सर। है, मीटिंग छोड़ के भाग जाते हैं वो बच्चे।
तो वो मुझे लगता है बच्चे नहीं है, या तो वो दूसरे टीचर्स हैं, या वो मतलब स्पॉइल नो करने सर, वाले हैं। मुझे स्टूडेंट ग्रुप डिस्कशन में अच्छे से मैसेज आ होता रहा है। है सर, इसीलिए। तो एक काम करो ना, मैं आपको वो बना देता हूँ को होस्ट, जो जो आज जिन को आप जानते हो उनको इन्वॉल्व कर लो मीटिंग के अंदर, ये ठीक रहेगा ना? यस, थैंक यू। मैं इसमें वो ऑन कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं सबसे पहले, वेटिंग। वेटिंग रूम। तो आप उनको ऑन कर लो ताकि फिर अपन डिस्कशन लंबा चलाएंगे आज, है ना? उसके बाद पढ़ेंगे भी सही, आज कोशिश करेंगे कि अपन आज न्यूक्लियोफिलिसिटी कंप्लीट कर लें, है ना? जिन ये देखो, एक खालिस्तानी आ गया है, ये एसएस आ गया है, इन सबको रिमूव करो यार, क्या मतलब आ गया है फालतू। एक मुस्कान पहले से है मीटिंग के अंदर, एक मुस्कान और आने वाला है। ये क्या मजाक चल रहा है? सुनो, मेरे हिसाब से किसी को इन्वॉल्व मत करो, जो चल रहा है वो चलने दो, है ना? फिर बाकी तुम लोग जो कहो मैं कर लेता हूँ, बताओ क्या करना है। मीटिंग अनलॉक कर दूं? मेरे हिसाब से अपन पढ़ाई शुरू करते हैं, है ना? ये सब चलता रहेगा। और मैंने पहले भी भाई, मैं क्लास आप देखते होंगे हमेशा टाइम पे शुरू कर देता हूँ, मेरी क्लास 1 मिनट भी कभी लेट नहीं होती है। तो जिसको आना होता है ना, वो टाइम पे आ जाता है। अब ये फालतू के टाइम पास करते रहे अपन, इनकी मदद नहीं कर सकते यार। है ना? अपने पास जिम्मेदारी है इन बच्चों की जो फाइट करते हैं सिलेक्शन के लिए। मेरे हिसाब से आपको जिम्मेदारी निभाने दो और मुझे पढ़ाने दो। कोई बच्चा मीटिंग में किसी और नाम से आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, देखो ये JGDITF क्या है ये सब यार? भाई किसी भी बैच के बच्चे पढ़ो, मेरे को कोई समस्या नहीं है। IP के पढ़ो, जैज के पढ़ो, मुझे किसी बच्चे से कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी बात से है कि आप मेरे को किसी भी तरह की पॉलिटिक्स से दूर रखो। IP छोड़ने के पीछे कारण भी यही था कि आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। अपन टीचर हैं, मुझे पढ़ाने दो, उसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं किसी चीज से, है ना? तो अब आप कहो जैसा कर लूं, मुझे फटाफट बताओ क्या करना है। मीटिंग ऑफ करूं, लॉक करूं या अनलॉक करूं? पोल, 1 मिनट रुको, एक बच्चे का फोन आ रहा है। हेलो यस सर। हेलो सर लॉक ही रहने दो सर, जिन बच्चों का रह जाएगा वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे सर, डिस्कशन सही से नहीं हो पाएगा मैडम। सर सबको बोलिए रोल नंबर लगा के आने के लिए।
अपने रोल नंबर के साथ एंटर करें मीटिंग में, तो नाम में रोल नंबर लिख के, वो ज्यादा सही रहेगा। सर आप म्यूट हो।
हेलो सर आप म्यूटेड है शायद। सर, आप म्यूटेड हैं सर। अच्छा मैं म्यूटेड हूँ, ठीक है, मैंने म्यूट अनम्यूट कर दिया है अपने आप को। आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है बच्चों मैंने, मैं दोबारा दे देता हूँ। और अगर कोई बच्चा इस ऑप्शन का गलत फायदा उठाता है तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव कर दीजिए। मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है कि रिमूव करें या ना करें, स्ट्रेट फॉरवर्ड रिमूव एनी ऑफ द एलिमेंट जो बच्चों को परेशान करने की कोशिश करे। कोई बच्चा डाउट पूछने के लिए स्वतंत्र है, इसके अलावा कुछ ही नहीं। किसी भी बैच का हो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, आईपी का हो, जैज का हो या अपने बैच का हो, बच्चों से मेरे को कोई वो नहीं है। आप पढ़ाई कीजिए, मैं आपके साथ हूँ बस। आप पॉलिटिक्स करना चाहते हैं तो फिर मुझे एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। और एक क्वेश्चन मत पूछना कि भाई आपने आईपी क्यों छोड़ा, और बच्चों की वजह से मैंने कुछ नहीं छोड़ा। कुछ चीजें हैं जो मैं डिस्कस नहीं करना चाहता और इस बातों को अपन दोबारा डिस्कस ना करें तो अच्छा है। आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। चलो क्वेश्चन नंबर 1 2 सर मेंस वाले क्वेश्चन में एक फिर अमीनो बाद में, उसको बाद में आएंगे। अब पहले अभी एपीएसपी निपटाओ आज फटाफट से, है ना। क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड में सर। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहा है इसके कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो एक्चुअली एक बार तीनों हेलोजन नीचे बना लीजिए आप, I-2 से एक तरफ आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन। फिर एक बार इसको स्विच करिए, फिर एक बार इसको स्विच करिए और फिर एक बार इसको स्विच करिए, तो यहाँ 3 और बन जाएंगे। 1 2 3। स्विच करने का मतलब क्या है, जैसे Cl नीचे है ना तो उससे ऊपर आ जाएगा रिलेटिवली। फिर एक बार ब्रोमीन को ऑपोजिट तरफ लेके जाइए, बाकी दोनों ऐसे कैसे रहेंगे। और फिर एक बार आयोडीन को लेके जाइए। मेरे हिसाब से टोटल इसके 4 बनेंगे। गॉट इट, यस और नो? यस सर। मुझे रेस्पॉन्स दे दिया करो ताकि अगर क्लियर नहीं हो तो मैं और मदद कर सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 4 सर फोर्थ का ऑप्शन 4। फोर्थ देखना पड़ेगा, हाईएस्ट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। माय गॉड, बना के देखना पड़ेगा। हाईएस्ट नंबर में इसमें यहाँ से जीआई शो नहीं होगा, सिर्फ यहाँ से होगा, तो ये 2 ही बनाएंगे, सिस और ट्रांस। इसमें यहाँ से जीआई शो नहीं होगा, तो अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से नहीं होगा, यहाँ से नहीं होगा, तो ये तो जीआई शो ही नहीं कर रहा, नो जीआई। इसमें बना के देखना पड़ेगा। एक बार तीनों ब्रोमीन एक तरफ, फिर एक बार एक ये वाला स्विच कर दिया, यही बनेंगे। इसमें 2 ही बन रहे हैं क्योंकि एक स्विच करोगे तो वो दोनों ठीक है। इसके इसके बना के देखो भी। तो ये है, ये जो बार बार बीच में माइक अनम्यूट कर रहा है, इसको रिमूव कर दो सीधे सीधे। कौन था ये? आयुष नाम का कोई लड़का था, इसको रिमूव करो सीधे सीधे। हम्म, दो तो ये बन जाएंगे, है ना, जिसमें सीएल और बीआर आपस में है, और उसके बाद इनको भी तो स्विच करना पड़ेगा। ठीक है, ये बढ़िया क्वेश्चन है यार। इसमें एच और सीएचओ को स्विच करोगे ना आप,
एक तो इन दोनों का बन जाएगा और वही स्विच यहाँ पे भी हो जाएगी, तो एक यहाँ और बन जाएगा, तो टोटल 4 बन जाएंगे इसके। ये 4 हो गए। चौथा मैंने बनाया नहीं है, उसमें एच ओ सी एच ओ को स्विच करके आप यहाँ नीचे बना लेना, उसके 4 बनेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछता हूँ कि सेकंड वाला जो भी बच्चा जवाब देना चाहे वो एक बार हाथ खड़ा करे, सब एक साथ ना बोले। सेकंड वाले में जीआई तो नहीं होगा, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म सेकंड वाला शो करेगा क्या? क्या लगता है आपको? हाँ संस्कार बोलो। यस सर, वो करेगा। कहाँ से? ऑप्टिकली एक्टिव है वो, एलीन का केस। ऑप्टिकली एलीन है वो, बहुत बढ़िया। वो इवन एलीन है ना, वहाँ पे इवन एलीन में अपन कहते थे कि जीआई शो नहीं होगा, बट ऑप्टिकल हो जाएगा। तो अगर ये पूछा जाए कि उसके कितने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म होंगे, तो हो जाएंगे डी और एल। व्हाट इट? चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ पोजीशन आइसोमर ऑफ ट्राइक्लोरोहेक्सेन व्हिच कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बढ़िया क्वेश्चन है, जेई एडवांस लेवल का। साइक्लोहेक्सेन में 3 क्लोरीन लगाने हैं, एक तो ये बन जाएगा, एक ये बन जाएगा। एक ये बन गया, एक ये बन जाएगा। बढ़िया हो गया यार, बढ़िया क्वेश्चन। अब मान लो इसमें ये पूछ रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन कौन शो करेगा भाई? एक तो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ये तीनों कर रहे हैं इसमें। एक बार आंसर क्रॉस चेक करना है, इसका कितना आ रहा है? 3 है। 3 आ रहा है ना, बस अपने भी नहीं आ रहा है। ठीक है, गुड। अच्छा क्वेश्चन, इसको नोट्स में कर लेना भाई, आईआईटी के लिए इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। द टोटल नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ 2,3 पेंटेन डाइऑल। सिंपल रूटीन क्वेश्चन है। 2,3 पेंटेन डाइऑल बनाओगे, 2 पैरेलल कार्बन है, 2 की पावर 2 लगा, बात खत्म कर। अच्छा मान लो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल होता, तो फिर इसमें वो जो सिमेट्री वाला मामला है ना, वो लग जाता शायद, क्योंकि इधर भी मिथाइल है, इधर भी मिथाइल, तो फिर बनते डीएल और मीजो, वो टोटल 3 हो जाते। इसमें क्या है आप देखो, इधर की तरफ जो ग्रुप है ना वो इथाइल है और इधर की तरफ मिथाइल है, तो इथाइल और मिथाइल होने की वजह से अपन ये कह सकते हैं इसमें 4 बनेंगे। बच्चे पूछते हैं 4 कौन कौन से होंगे, तो एक बार दोनों पैरेलल का कॉन्फ़िगरेशन आर ले लो और एक बार आर एस ले लो, फिर इनकी मिरर इमेज, तो आर आर की मिरर इमेज एस एस और आर एस की मिरर इमेज एस आर, वो 4 हो जाएंगे। तो ये भी सिंपल और बढ़िया क्वेश्चन है, जेई मेन के लेवल का है, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ऊपर वाला एडवांस का है और नीचे वाला मेन का है। दोज हु आर सीरियस इन क्वेश्चंस को नोट्स की कॉपी में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7। 7th में सबसे पहले आपको मीजो टार्टरिक एसिड बनाना है। अब मुझे बताओ इन दोनों में से मीजो कौन सा है, जो भी बच्चा डाउट पूछ रहा है। राइट वाला सर। गुड, यहाँ तक तो पहुंचे आप। इसका मतलब हमें पहले वाले का न्यूमान बनाना चाहिए या दूसरे वाले का? पहले वाले का। दूसरे वाले का। हाँ जी, हमें दूसरे वाला। फर्स्ट वाले का न्यूमान बनाना चाहिए या सेकंड? सेकंड का बनाना है। ये तो नेचुरल और सेंसिबल बात है, जब ये मीजो है, क्वेश्चन मीजो का पूछ रहा है, तो इसका ही बनाओगे, है ना। एक बच्चा फर्स्ट वाले का कह रहा था, वो गलत है। अब न्यूमान बनाने की मैंने आपको टेक्निक बताई थी बच्चों। हाँ सर।
वैसे तो इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, आप सीधे आ सकते थे क्वेश्चन पे। मैं चाहता तो उसको सीधा ले आता, पर थोड़ा सा अपन क्या है डिस्कशन लंबाई करते हैं। COOH ये लो, वो जो मैंने आपको पिछली क्लास ली थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पूछता हूँ, ये फ्रंट कार्बन, ये बैक कार्बन। अब जैसे ही ये फ्रंट और बैक कार्बन आएंगे अपने पास, तो अपन कह सकते हैं कि वो जो मैंने न्यूमान बनाया था उस टेक्निक से बनाई है या कैसे बनाई है, द जॉब इज डन। अब इसको एक बार ऐसा करो 60 डिग्री से घुमाओ और एक बार 180 डिग्री से घुमाओ। कोई बच्चा अनम्यूट कर रहा है अपने आप को, प्लीज ऐसा ना करें। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक 180 से घुमाता हूं। पूछा किस बच्चे ने था ये? नाम बोलो। प्रत्युष। हाँ सर। ये ले। अब ये वाला जो फॉर्म है इसको अपन एंटी कहते थे और इसको अपन गॉज कहते थे। हाँ सर। अब एक्चुअली क्या होता है, देखो क्वेश्चन करने के दो तरीके होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको 300 में से 250 से ऊपर नंबर चाहिए तो आप इस मेथड से क्वेश्चन कीजिए जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। थोड़ा लंबा पड़ेगा ये, बट आप एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपका टाइम भी बचेगा और आपके नंबर भी आएंगे। और आपको 300 में से 150 नंबर चाहिए तो आप नीचे वाला तरीका अपनाइएगा जो मैं अब लिख रहा हूँ। बच्चे क्या करते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, वो बोलते हैं टार्ट्रिक एसिड है तो ये लो, फिर उन्हें ये भी दिखेगा कि इसमें H बॉन्डिंग हो जाएगी आराम से। अब मैंने आपको ये बताया था H बॉन्डिंग वाले केसेस के अंदर गॉच ज्यादा स्टेबल होता है या एंटी, ऐसा कुछ याद करके दिखाओ। गॉश। बच्चे बोलेंगे साहब ये तो गॉच वाला ज्यादा स्टेबल है, सर ने बताया था, मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, तो वो इस क्वेश्चन में गॉच को टिक लगा देंगे। ये उनका काम करने का तरीका होता है। ये डूबने के तरीके हैं, मतलब आप मान के चलो कि ऐसे क्वेश्चन नहीं होते IIT के अंदर। इतने बुरे दिन अभी तक नहीं आए हैं कि बिना दिमाग लगाए क्वेश्चन हो। क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक है, वो मीजो के बारे में पूछ रहा है, तो आपको पहले कम से कम इतनी तो मेहनत करनी चाहिए कि ये बनाना चाहिए। मीजो की पहचान मैंने बताई थी कि COH के पीछे COH होना चाहिए, H के पीछे H होना चाहिए और OH के पीछे OH होना चाहिए। अब 60 डिग्री घुमाने पे ये वाला फॉर्म मिला जिसे अपन गॉच कहेंगे और 180 घुमाने पे एंटी मिला। नोटिस करो H बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी दोनों में आ रही है। H बॉन्डिंग दोनों में आ रही है। तो अब जब यहाँ H बॉन्डिंग दोनों में कॉमन है तो आपको एक चीज लेनी पड़ेगी और उस चीज का नाम है स्टेरिक हिंड्रेंस। यहाँ देखो 1 2 3 4, 4 बड़े ग्रुप एक साथ आ गए, जबकि यहाँ पे सिर्फ 2 हैं, बाकी दोनों थोड़े दूर निकल गए। तो मेरे हिसाब से फाइनल कंक्लूजन गोज टुवर्ड्स एंटी एंड द आंसर गोज टुवर्ड्स एंटी। एक्लिप्स तो वैसे भी आंसर नहीं हो सकते, ये आप जानते हैं। लड़ाई फर्स्ट और सेकंड में थी। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ कि मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था, यहाँ जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। मैंने आपको जो क्लास में पढ़ाया था कि जैसे आपको इसका केस क्लास में बताया होगा, ये पूछा भी जा चुका है। तो इसमें अपन ने पढ़ा था कि भाई एंटी ज्यादा स्टेबल होता है गॉच से। सॉरी उल्टा बोल गया ना, गॉच होता है। सॉरी मेरी गलती है, आई एम रेक्टिफाइंग। इसमें एंटी कम स्टेबल होता है गॉच से
और उसका कारण मैंने बताया था आपको कि गॉच के अंदर ये H बॉन्डिंग हो जाती है। अगर ये H बॉन्डिंग इसमें हो जाती है और ये इसका कारण है तो ये अच्छी बात है, ये पर्टिकुलर कारण है, क्योंकि वो एंटी में नहीं होती थी। बट अपन ने जो यहाँ पे केस लिया ना, आप क्वेश्चन देखो, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी और ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। इसमें जो H बॉन्डिंग हो रही है ना, वो दोनों में हो रही है। ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पे दिखाया है इसको, ये देखो आप, दोनों में H बॉन्डिंग हो रही है। H बॉन्डिंग का कारण तो ऑब्सोल्यूट हो गया ना, तो अब सिंपल हिंड्रेंस से आंसर आएगा कि यहाँ 4 बड़े ग्रुप एक साथ है गॉच में, इसलिए वो स्टेबल कम होगा, और एंटी में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होने के कारण स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ रटो मत चीजों को, रटने से थोड़े बहुत क्वेश्चन सही हो जाएंगे तुम्हारे, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, बट जो सिलेक्शन के लिए कॉन्फिडेंस चाहिए ना, ये वाला कॉन्फिडेंस तो 250 के ऊपर वाला, वो इतनी मेहनत करने से ही आएगा, ये वो रास्ता है। होप दैट हेल्प्स। ये आपने क्लास में भी कराया था सर एग्जाम? नहीं, क्लास में कराया था, एक बार और बता दिया क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि ये जिस भी साल आएगा ना आईआईटी में, बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे इसको, तो होप कि आप लोग सही करें। क्वेश्चन नंबर 9 और सेकंड पे कैसे कंपेयर? 9 साइक्लोहेक्सेन में स्टेबिलिटी कंपेयर करवा रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है यार, ये बोल रहा है ये डबल ई है, डबल ई की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होती है, और तो क्या है। उसके बाद ये भी देख लो, ये डबल है, ये सबसे ज्यादा डूबा हुआ है। साइक्लोहेक्सेन तो सिंपल है, डबल ई ज्यादा स्टेबल होंगे, डबल ए कम स्टेबल होंगे, ऐसे ऑप्शन छांट लेना। गॉट इट सर फर्स्ट और सेकंड में दोनों आ रहे हैं। फर्स्ट में किसका साइज बड़ा है ये बताओ, आयोडीन का या क्लोरीन का? आयोडीन। आयोडीन का। तो अब आप इसमें देखो, ये बड़ा वाला आयोडीन जो है ना, इस वाले मॉलिक्यूल में देखो, ये बड़ा वाला आयोडीन यहाँ टिका हुआ है एक्सियल पे, तो ये डुबो देगा फर्स्ट वाले को। गॉट इट? यस यस। क्वेश्चन नंबर 10 में थर्ड में ऑलवेज लगा हुआ है, 10th में थर्ड में ऑलवेज लगा हुआ है सर, हमेशा ट्रू होता है। enantiomers have similar physical and chemical properties always. इनकरेक्ट ऑप्शन गलत है सर। ये ऑलवेज शब्द थोड़ा मेरे हिसाब से गलत है। हाँ, ऑलवेज तो नहीं होगी। एग्जाम्पल देता हूँ, देख के देखो, डाउट कौन पूछ रहा है? देखो, डी ग्लूकोज आपको याद होगा, है ना, उसका इनैंशियोमर हो जाएगा एल ग्लूकोज। अब ये भी आपको याद होगा कि जो हम खाते हैं वो कौन सा वाला ग्लूकोज होता है, डी या एल? डी। ये हमारे ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब हमारी बॉडी में हम डी ग्लूकोज पियेंगे ना तो ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा फटाफट। एल ग्लूकोज पियेंगे तो ब्लड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो आई थिंक ब्लड में जो रिसेप्टर होते हैं ना, वो इस बात को पहचानते हैं कि डी की केमिस्ट्री अलग है और एल की केमिस्ट्री अलग है। तो इट इटसेल्फ प्रूव्स कि केमिकल प्रॉपर्टी में तो डिफरेंस आता ही आता है। यस और नो? यस सर। यस सर। हाँ, तो ऑलवेज तो नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, जैसे मैंने आपको बताया था मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वो प्रॉपर्टीज सेम होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो डिफरेंस आएगा, है ना। और अभी ORM 1 शुरू हो ही गया है अपना, चौथे लेक्चर में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कहाँ आएगा, निश्चिंत रहो। क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 13 एक बिल्कुल बेकार क्वेश्चन है। फाइस एसिड में ये पूछ रहा है कायरल, बस तो आपको कायरल देखना है और कुछ नहीं देखना है इसके अलावा। तो आई थिंक अपने पास एक ही ऑप्शन है जिसके थ्रू अपन ये कह सकते हैं वी विल बी हैविंग द करालिटी। बस करालिटी देखनी थी आपको, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी ना बच्चे, सेंटर तो वैसे ही किसी में नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 14, 15 15 सर।
15 एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लगा दो इसको, क्योंकि ये पूछ रहा है कायरल सेंटर। तो कायरल सेंटर यहाँ पे है जहाँ पे मैं आपको मार्किंग दे रहा हूँ। तो मेरे हिसाब से 2 कायरल सेंटर हो जाएंगे। इसमें कुछ बच्चे कई बार नाइट्रोजन को भी कायरल मान लेते हैं क्योंकि उसकी भी चारों वैलेंसी अलग अलग है लोन पेयर मानते हुए, बट मेरे हिसाब से इसमें लोन पेयर कॉन्जुगेशन में है, तो नाइट्रोजन इन्वॉल्व नहीं होगा। साफ साफ लिख रहा हूं, ये बातें मैं पहले कर चुका हूं, दोबारा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मान लो कल को यही क्वेश्चन इस कैपेसिटी में आ जाता है, ध्यान से देखना। तो अब इसका आंसर मेरे हिसाब से थोड़ा सा चेंज हो जाता, क्योंकि अब आंसर हो जाता 1, 2 और इस बार नाइट्रोजन भी कायरल हो जाता, तो आप इसका आंसर देते इस बार 3। ये ध्यान रखना, नाइट्रोजन को कायरल सेंटर में इन्वॉल्व करेंगे, छोड़ना नहीं है, बट यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि उसका लोन पेयर कॉन्जुगेटेड है, तो वो कायरल एटम की परिभाषा जो मैंने पहली क्लास में बताई थी उसको फुलफिल नहीं करता। सवाल नंबर 16। सत्रह, 18, 19, 19 का सेकंड सर 19। 19 का सेकंड वाला अपन ने क्लास में डिस्कस किया था कि ये अमीन इन्वर्जन का केस है। तो इसमें ये मॉलिक्यूल D+L मिक्सचर फॉर्म में रहता था हमेशा, क्योंकि इसमें D L में कन्वर्ट हो जाता था। तो नेट रिजल्ट was optical inactivity। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। वन, 22, 3, 24, 25, 24. which of the following will not show GI? GI इसमें यहाँ रिंग से हो जाएगा, इसमें यहाँ नाइट्रोजन से, इसमें, अरे नहीं ये तो एलीन है, इसमें नहीं। टीम में आपने बताया था कि ये लिमिटिंग केस होता है, तो यहाँ पे जो ग्रुप्स लगाए ये रिपल्शन करके इसको, मतलब यहाँ से एक तरह से शुरुआत हो जाती है, अपन ये बोल सकते हैं। फिर इसके नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे? इसके नंबर ऑफ जीआई कितने हो जाएंगे? देखो, सॉरी ऑक्टेन है ना, एक बार तो सिस ट्रांस यहाँ से बनेंगे, तो मैंने लेट से ट्रांस बना लिया। अच्छा, ये दोनों पॉइंट्स देखो, इनमें भी ये बात समझ में आ रही है ना? यहां से भी अपने को देखने को मिलेगा। एक बार ऐसे बनाओ ट्रांस में, ठीक है, फिर इसको स्विच कर दो ऊपर। अच्छा, इसको करो या इसको करो, एक ही है क्योंकि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, तो 2 तो ये हो जाएंगे और 2 सिस वाले हो जाएंगे इसी तरीके से। पॉइंट क्लियर हो रहा है क्या? इजी आंसर है 4। तेरे कितने बन रहे थे इसमें? गुड। 25, 6, 7, 25 सर।
25. The racemic mixture in liquid and gaseous state will have ये तो याद करना है आपको कि ऐसा होता है। इसका आंसर 4 होना चाहिए। ये प्रॉपर्टी है रेसिमिक मिक्सचर की। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है सर? D+L मिक्सचर, शॉर्ट में बोलूं तो मिक्सचर ऑफ D+L इनैंशियोमर्स। जैसे लैक्टिक एसिड का मॉलिक्यूल है, ये D और ये L। इन दोनों का मिक्सचर की बात कर रहे हैं। गॉट इट? सेकंड 26 में जो मॉलिक्यूल है वो डी है या एल? कैपिटल डी। लास्ट एल कार्बन से देखेंगे ना। लेकिन इसको प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री से रोटेट करेंगे तब चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं समझ गया। एक्चुअली ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो गया ना बेसिकली, इसके लिए इसमें फिर कैपिटल डी और एल अपन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। सिमेट्रिकल हो गया ना ये, इसके लिए फिर इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे सिंस द मॉलिक्यूल इज सिमेट्रिकल। जैसे एक बात बताता हूँ, सुनो, बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, अभी आएगा समझ। टार्टरिक एसिड के केस को वापस लेता हूँ। एक्चुअली टार्टरिक एसिड बहुत जोरदार स्टडी है, उसको रेफरेंस में लोगे ना सब चीजें बढ़िया और जोरदार समझ में। मान लो अपने पास ये मॉलिक्यूल है, अब इस मॉलिक्यूल में ऑप्टिकल एक्टिविटी तो है, ये तो कह ही सकते हैं आप। लेट्स से मैंने इस मॉलिक्यूल को घुमाया प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री। तो प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री घुमाने पे ये ऐसा दिखेगा। एग्री और नॉट? सर तो नोटिस करो, इस वाले कार्बन को आप क्लियर कॉन्फ़िगरेशन दे पाओगे कि ये 100% एल कॉन्फ़िगरेशन लिए हुए है। ये बात समझ में आती है? रोहित अग्रवाल। चलो बढ़िया हुआ, एक था वो भी रवाना हो गया। अब और मजे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन इसके अंदर। ये जो मॉलिक्यूल है इसमें आप देखो, अब इसमें आपको और क्लैरिटी आएगी। इसमें अगर आप ये कहते हो कि इसका कॉन्फ़िगरेशन कैपिटल डी होगा, तो मैं इसको घुमाता हूँ प्लेन ऑफ पेपर में। अच्छा, प्लेन ऑफ पेपर में 180 डिग्री घुमाने से मॉलिक्यूल चेंज होता है या नहीं होता है? पहले ये बताओ। नहीं होता है। नहीं होगा ना। और अब इसको कौन, ये वही मॉलिक्यूल है जिसमें हमने तो किया नहीं। अब इसमें कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? दैट मींस ये जो मीजो टाइप के मॉलिक्यूल होते हैं या जो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, सिमेट्रिकल मतलब जिसमें ऊपर जैसा ग्रुप लगा हो वैसा नीचे ग्रुप लगा हुआ हो, उसमें हमेशा डी और एल सिस्टम एप्लीकेबल नहीं होता। ये डी और एल सिस्टम का ड्रॉबैक है। जैसे पीरियोडिक टेबल पढ़ते थे उसमें ड्रॉबैक आते थे ना, ये उससे देखा ड्रॉबैक है। डी और एल सिस्टम मेनली ग्लूकोज जैसे मॉलिक्यूल के लिए अप्लाई होता है, या उसके दूसरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जिसमें ऊपर अलग हो और नीचे अलग हो, ताकि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि इस कार्बन की मदद से वो डी है या एल है, जो भी होगा वो पॉइंट ऑफ व्यू।
अभी बात क्लियर हो गई? जी सर। क्वेश्चन नंबर 20। हम मतलब इसमें अपन डीएल के चक्कर में नहीं पढ़ेंगे, शॉर्ट में यूं समझो, अगर बहुत शॉर्ट में समझना चाहते हो। 27, 8, 26 में डायस्टिक 28। ये तो कोई साइक्लोहेक्सेन का क्वेश्चन है यार। ये मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है, तो आप जानते हो कि भाई इसके अंदर मोस्ट स्टेबल कैसा आएगा। 1,4 डाई टर्शियरी ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन। अच्छा, नोट्स में करवाया होगा, ये चेक कर लेना, वहीं लिखा हुआ रहता है, ये नोट्स में पढ़ाते हैं। चलो 28। एनोमर क्या होता है? एनोमर आगे आएंगे अभी, है ना, एनोमर आगे आएंगे। 29, 30 के फर्स्ट अच्छे से कैसा बनाना। 30 का फर्स्ट, 30 के फर्स्ट में देखो, जहां तक मुझे समझ में आता है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगी। तो यहां से ऑप्टिकल आ जाएगा, ये ऑड एलीन के केस हो गया, यहां से जीआई आ जाएगा। अब क्या बच गया? कॉन्फर्मेशनल। कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल क्या बजा के यार, ये वाला पॉइंट को मान लो कन्फर्मेशन आ जाएगा, बना के दिखाते हैं। बॉन्ड 180 डिग्री घुमा लोगे तो ब्रोमीन ऊपर की जगह नीचे दिख जाएगा, सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन से। तो यहाँ से कंफर्मेशन आ जाएगा। तो एक तो फर्स्ट वाला आपने पूछा था, उसमें ऐसे दिख जाएगा। एनी मोर ऑप्शंस? न्यूमैन प्रोजेक्शन कैसे बनाएंगे, मतलब कौन से? अरे नहीं नहीं, मेरी बात को समझो बच्चे। न्यूमैन प्रोजेक्शन जनरली किसका बनाया जाता है? सर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव कैसे डिसाइड किए? 2 कार्बन या 2 कार्बन स्पीशी को मान के, मेरी बात को समझो। जैसे ब्यूटेन में भी हमने 2 कार्बन को रेफरेंस किया था, तब न्यूमैन बनाया था। टार्ट्रिक एसिड में भी हमने कार्बन तो ज्यादा थे, बट इन दोनों को रेफरेंस लिया था, तब जाके न्यूमैन बनाया था। कल को तुम मुझे यूं बोलो कि सर एक काम करो, ग्लूकोज का न्यूमैन बना दो, तो अपनी हालत बड़ी बिगड़ जाएगी या नहीं बिगड़ जाएगी बच्चों? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर बहुत सारे कार्बन है। कौन से कार्बन को सेलेक्ट करोगे? जिनको मैंने ब्लैक से मार्क किया है, या जिनको मैंने ग्रीन से मार्क किया है, सबसे अलग अलग आएगा, या फिर जिनको मैंने पर्पल से मार्क किया है? बहुत सारे कॉम्बिनेशन बैठ जाएंगे ना। तो ऐसे मल्टीपल जिसमें खूब सारे कार्बन होते हैं ना, जनरली उनका न्यूमैन नहीं बनाया जाता, क्योंकि न्यूमैन प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल नहीं है, मॉलिक्यूल को देखने का तरीका है, ये समझना पड़ेगा, है ना। तो इसका न्यूमैन तो वैसे भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये एल्केन स्ट्रक्चर में है ही नहीं, या तो डबल बॉन्ड आ रहे हैं। और आपने ये भी समझा होगा कि हम सिंगल बॉन्ड के अराउंड न्यूमैन बनाते हैं। होप दैट हेल्प्स। तो 30 के में नंबर ऑफ स्टीरियो कितने होंगे? 30 का ए, मतलब फर्स्ट ऑप्शन। 30 के ए में नंबर ऑफ स्टीरियो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। एक स्टीरियो यहाँ से आएगा ज्योमेट्रिकल, और ये दोनों पैरेलल कार्बन है, 2 की पावर 3 लगा, किस्सा खत्म कर। ऑड प्रॉब्लम है, बिल्कुल अकल लगानी नहीं है इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर एनएसीसी पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। सो फर्स्ट के ए बी ऑप्शन में मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री होगा ना? एक मिनट, बहुत सारे क्वेश्चन है यार इसमें, भारी है मामला है। 58 इजी है सर।
हाँ बहुत भारी मामला है यार। जल्दी हो जाएंगे सर सब। सर अब अगले टर्म से तो पढ़ेंगे अपन, ओआरएम शुरू करेंगे बस। ये मैंने इसीलिए कुछ बच्चों की डिमांड आ रही थी बार बार कि सर एपीएसपी का डिस्कशन भी करवा लो। मैंने कहा बिल्कुल एडवांस करो। वाला बता दीजिए, ये सब बहुत इजी है। कौन सा वाला? सर पार्ट 3 एडवांस वाला सर, पार्ट 3। पार्ट 3 पे आए सीधा। यस तो सर। फर्स्ट का ए बी ऑप्शन में सर सिमेट्री यस सर, मॉलिक्यूलर इजी है प्लेनर सर। होगा ना? अपन एक काम करते हैं, पार्ट 3 का डिस्कशन भले से 15-20 दिन बाद रख लेंगे, उससे तुम्हारा रिवीजन भी हो जाएगा। यस सर, पूरा हो भी नहीं पाएगा। मगर छोड़ो मत कोई भी चीज। एक्चुअली क्या होता है, ये जो टेंडेंसी है ना, थोड़ा बहुत ये छोड़ दो वो छोड़ दो, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। पढ़ाई सिंसियरली करो और ये मान के चलो कि अपने को सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू करने हैं। अगर उसमें डाउट है तो वो पढ़ के जाओ। आईआईटी में सबसे क्रिटिकल कंडीशन वो होती है बच्चे की कि जब उसके सामने पढ़ा हुआ क्वेश्चन आता है और वो उससे नहीं होता, बस वो डेड एंड होता है कि हाँ यार अब बच्चा हथियार डालता है, मतलब डिप्रेशन कहते हैं ना, वो वहां होता है। आप मेरी बात को लिख के लीजिए कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है ना जो आपसे नहीं हुआ और आपने नहीं देखा, तो आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा कि ठीक है यार कोई बात नहीं, 2-5 क्वेश्चन तो वैसे भी छोड़ने होते हैं पेपर के अंदर, 100% पेपर कोई नहीं करके आता। बट मान लो कोई क्वेश्चन देखा हुआ है कि हाँ सर ने ये बताया था और फिर भी नहीं हो रहा है, तो वहां बच्चे की हालत बिगड़ती है। इसलिए मैं चाहता हूँ डिस्कशन शुड बी प्रॉपर। टाइम इसलिए देता हूँ डिस्कशन को, कुछ बच्चों को अच्छा लगता होगा, कुछ को बुरा लगता होगा, अरे सर ने बहुत टाइम लगा दिया डिस्कशन में, बट बिलीव मी इट हेल्प्स। अंत में आपको बहुत मदद करेगा ये, और ये आप खुद बोलेंगे कि सर आपने डिस्कशन में समय दिया था, उसका फायदा हुआ है ना। फिर समय बताएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 एनसीसी कर रहे हैं अभी, तो पार्ट 3 पार्ट 4 छोड़ेंगे, उसको फिर 10-15-20 दिन या जुलाई एंड में देख लेंगे। अभी तो अगले महीने से तो जुलाई शुरू हो रहा है और अपन टारगेट कर रहे हैं ओआरएम 1 और 2 कंप्लीट कर लेंगे जुलाई में, है ना। सर एपीएसपी में सॉल्यूशंस होते हैं क्या? सॉल्यूशन होने चाहिए रेजोनेंस के अंदर, आप कहो तो मैं आपको भिजवा दूंगा। सर तो पार्ट 2 और इसके सॉल्यूशंस भेज दीजिए, हम खुद ही कर लेंगे फिर। ठीक है, मैं भिजवा दूंगा, अगले टर्न से मैं भिजवा दूंगा, है ना। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बीच में कुछ ऐसा आया था कि बच्चों को ऑनलाइन कोई मैटर भिजवाना नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है यही नहीं भिजवा रहे थे, फिर मैं बहुत भयानक गुस्सा हो गया। मैंने कहा तुम्हें पढ़वाना हो तो भिजवा देना, नहीं पढ़वाना हो तो मैं क्लास लूंगा अगली वाली। तब जाके ये एपीएसपी आई। पता नहीं क्या चलता रहता है, कुछ भी पॉलिटिक्स चलती रहती है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 सर फर्स्ट के ए बी ऑप्शन में मॉलिक्यूलर प्लेनर सिमेट्री होगा ना? फर्स्ट का ए सर ए एंड बी ऑप्शन। देखो बच्चे, ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी जिसको आप मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री कह रहे हो, यहाँ तक, है ना। और ये उसी प्लेन में कट जाएंगे आगे। ओके सर। किसने पूछा ये? सर आयुष। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। बिल्कुल मॉलिक्यूलर प्लेन ही होगा क्योंकि एल्कीन है ना बच्चे ये। यस सर। उस अंडरस्टैंडिंग से कह सकते हैं कि एल्कीन्स है मॉलिक्यूलर पीओएस। गुड। ओके सर, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते तो आप लोग अच्छा हो, है ना, करो मेहनत करो, और ये मत सोचो कि आप किस बैच में हो, बस उस बैच का वो छोड़ के और मेहनत करो आप लोग, है ना। वही मतलब जो एंड टाइम होता है ना, उसमें आपकी मेहनत, सब्जेक्ट के प्रति जो आपकी मेहनत होती है ना, वो डिसाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5 5 में देखो ना, ये यहाँ पे लगा हुआ है एक्सियल पे और ये यहाँ पे लगा हुआ है इक्वेटोरियल पे। बड़ा ग्रुप है ये प्रोपाइल, तो बड़ा ग्रुप एक्सियल पे नहीं रहना चाहता। यही पढ़ा था आपने साइक्लोहेक्सेन का। साइक्लोहेक्सेन का एक ब्रह्मास्त्र दे देता हूँ बस, उससे पूरा साइक्लोहेक्सेन निबट जाएगा आपका 1 सेकंड के अंदर।
एक्सियल और इक्वेटोरियल में इक्वेटोरियल स्थिति ज्यादा स्टेबल होती है, बस ये समझ लो। साइक्लोहेक्सेन के क्वेश्चन एक एक सेकंड में हो जाएंगे तुम्हारे से। तो ये पोजीशन बड़ी है, सॉरी ये ग्रुप बड़ा है, तो ये एक्सियल पे नहीं रहना चाहेगा, तो इसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लिख देता हूं यहाँ पे लेस स्टेबल। अब जब प्रोडक्ट मोर स्टेबल है, रिएक्टेंट लेस स्टेबल है, तो इसके लिए K इक्वल टू क्या कहते थे अपन? ग्रेटर देन। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, क्वेश्चन नंबर 9 में ए और डी ऑप्शन में थोड़ा डाउट था। ऑप्टिकल आइसोमर को कैसे अपन आइडेंटिफाई करते हैं? पोलरीमीटर से। पोलरीमीटर ट्यूब थी ना वहां पे, एक डी घुमाएगा, दूसरा आइसोमर एल घुमाएगा। 11, 12, थर्टीन, 13. the number of optical isomers for a compound having two similar asymmetric carbon atoms in a molecule. Similar asymmetric, asymmetric का मतलब तो कायरल होता है, सिमिलर कायरल कार्बन मतलब अच्छा। इसकी कायरलिटी सिमिलर है इससे, तो सेम लगेगा है ना। सिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अपन एक बात कह सकते हैं, इसमें वैसे 2 पैरेलल कार्बन है तो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4 होने चाहिए, बट अपन जानते हैं कि वो मीजो हो जाता है, उस वजह से 3 रह जाते हैं, डी, एल और मीजो। तो 2 की पावर 2 से जितना आना चाहिए उससे 1 कम हो जाएगा आंसर। ऐसा ऑप्शन ढूंढ लेना है ना। अच्छा क्वेश्चन है यार, अच्छा मतलब थोड़ा मतलब उसने लैंग्वेज अच्छी फ्रेम की है, मुझे तो अच्छी लगी। 14, 15, 16, 17, 16th में दूसरा वाला मीजो है क्या? वो तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकालना। क्या पूछ रहा है ये? अच्छा क्या है? तो इसका एक सिंपल तरीका है, बिना अकल लगाए इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो और इसका निकाल लो, आंसर आ जाएगा। yes. अपना पुराना तरीका है, कुछ बदले कुछ नहीं बदले तो इनैंशियोमर नहीं, सॉरी सारे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गए तो इनैंशियोमर। हाँ जी, एपीमर्स क्या होता है सर? एपीमर और एनोमर ये पता नहीं क्यों डाल दिए इन्होंने यहाँ पे। अच्छे तो एनएसईसी के हैं, वो तो ये मान लेते हैं सिलेबस पूरा हो गया। ये बायोमोलिक्यूल आपने एक टॉपिक सुना होगा, एनसीईआरटी में लास्ट टॉपिक है, सेकंड लास्ट। यस सर। ये वहां से आएंगे है ना, तो अभी आपको इनको इग्नोर करना, सिर्फ अभी के लिए बायोमोलिक्यूल टॉपिक के लिए तो ये इंपॉर्टेंट है, आईआईटी में ध्यान रखना है ना। इग्नोर, मैं लिख देता हूँ पूरी बात, टिल नाउ ओनली। ऐसा नहीं हो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लें और लगा दें, क्योंकि मुझे बदनाम करने वाले बहुत सारे हैं। सर ने कहा है कि एपीमर एनोमर इग्नोर करो, तो यूं नहीं कह रहा हूँ इग्नोर करो, यूं कह रहा हूँ कि अभी के लिए इग्नोर करो, बस बायोमोलिक्यूल के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 17। सर 13th में ऑप्शन ए क्यों नहीं होगा? 17th में? 13th में। 13 पे कहाँ जा रहे हो बच्चे? 2 थोड़ी होते हैं इसमें, तो डीएल और मीजो 3 बनते हैं ना बच्चे। ऑप्टिकल आइसोमर। तो ऑप्टिकल आइसोमर ऑप्टिकली एक्टिव थोड़ी पूछ रहा है,
ऑप्टिकल पूछ रहा है ना, उसमें तो मीजो आएगा। ऑप्टिकल एक्टिव पूछता तो तुम्हारा आंसर हो जाता सही। 17, 18, 19, 17th में ए और सी में क्या? सिस 1,2 डाइक्लोरोइथीन। सिस 1 ब्रोमो 2 क्लोरोइथीन। भाई इसमें क्लोरीन का माइनस आई लगेगा और इसमें ब्रोमीन का माइनस आई लगेगा, तो आप बताओ किसका माइनस आई ज्यादा होता है? क्लोरीन। गॉट इट? 19। क्वेश्चन नंबर 20 काट सकते हो, बेकार है। 21, 22, 23, सर 23 में इम्प्रॉपर रोटेशन। यस सर। नाम सुना है कभी इसका? यस सर। यही इम्प्रॉपर एक्सिस है। 24, 24 को नोट्स में कर लेना, जेई मेन के लिए अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जेई मेन में आ जाते हैं। 25, 6, ये सब क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, मान के चलिएगा। जिनको एडवांस क्लियर करना है वो ये क्वेश्चन, ये मैंने पहले इसलिए करवा दिए थे एक बार आपको। जो बच्चे समझदार हैं, सब्जेक्ट को, टीचर को समझते हैं, उन्हें पता होगा कि वो एपीएसपी सेकंड टाइम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एपीएसपी के सारे बढ़िया क्वेश्चन तो एक बार अपन देख ही चुके हैं। 27, 28, 28 में पूछा है। कौन सा? 28 में बॉन्ड लेंथ भी चेंज हो जाती है, जब हम फुल एक्लिप्स बनाएंगे तब थोड़ा बहुत फर्क तो पड़ना चाहिए। अरे यार कौन कह रहा है अजीब सी बात? बॉन्ड लेंथ कैसे बदलेगी बच्चे? बॉन्ड लेंथ कैसे बदलेगी? तुम तो बॉन्डिंग पे क्वेश्चन उठा रहे हो पूरी। दो एटम्स के बीच की डिस्टेंस बदलेगी थोड़ी बहुत घुमाने पे। बॉन्ड लेंथ तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है केमिस्ट्री का। लाइनस पॉलिंग जो है वो तुम्हें पकड़ लेगा, यूं मान के चलो, भूत बना देगा तुम्हारे को। बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज करोगे? दो साइंटिस्ट बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट काम किया है। एक तो पॉलिंग, द अमेरिकन साइंटिस्ट। पॉलिंग के अलावा एक और जर्मन साइंटिस्ट था, मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा, जिसने इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का एक फॉर्मूला दिया था ना, याद है क्या आपको? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एकदम स्लिप हो गई एकदम दिमाग से। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बारे में किस किसने बताया था? एक तो पॉलिंग, सब मोलिकन्स। मुलिकन वाज फॉर मोर इम्पोर्टेंट देन पॉलिंग, बट चक्कर ये ना कि ये जर्मन था, तो वो जर्मन लोग उस समय वर्ल्ड वॉर फेस कर रहे थे और हार भी गए थे, तो इनका थोड़ा सा फेम कमी होता है। मुलिकन बहुत, इसके बारे में मैं कल बताऊंगा आपको, बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट हुआ करते थे ये। चलो, नो टाइम फॉर इमोशंस राइट नाउ। क्वेश्चन नंबर 29, 30, 31, 32। 32 में एक्सिस का सिमेट्री भी तो होगा। एक्सिस को छोड़ो, अपने को पढ़ना ही नहीं होता है एक्सिस, अपन सिर्फ प्लेन और सेंटर की बात करते हैं जेई के सिलेबस में। तो उसमें कौन सा एक्सिस है वो भी तो नहीं लिखा ना। देखो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, सिंगल है? मल्टीपल है, सिंगल है क्या? यस सर, सिंगल। हाँ सर सिंगल। एक एक्सिस तो हमेशा होता है C1, इसलिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री अगर मल्टीपल में होता तो टिक लगा लेते। ओके।
फिलहाल इसमें ये वाली प्लेन है जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाली प्लेन। इससे जब आप काटोगे ना, तो यहाँ पे जो भी ऊपर नीचे लगा हुआ है ये प्लेन में कट गया, यहाँ पे जो भी ऊपर नीचे लगा हुआ है वो प्लेन में कट गया। अब आप इस प्लेन से देखो, मैं इसके दोनों तरफ टिक लगा रहा हूँ, डॉट लगा रहा हूँ। इधर वाले के जैसा है, रेड वाला रेड के जैसा, पर्पल वाला पर्पल वाले के जैसा है। अग्रीड और नॉट? हेंस ये कह सकते हैं कि ये प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, क्योंकि इस प्लेन से काटने पे इसके दोनों तरफ, अंदर और बाहर, रेड रेड से मैच करेगा, पर्पल पर्पल से मैच करेगा। चलो 33, 34, 35, 36, 37, 8। सर 37। The pair of enantiomers among the array are, क्या पूछ रहे हो? इनका RS कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर लो। Got it या करके बताऊं? तो सबका ऐसे ही आ रहा था। अरे सबका ऐसा आ रहा है इस बच्चे का। थर्ड का आ रहा है। थर्ड आ रहे हैं। चेक करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ सही है। मेरा भी आ रहा है। चलो, आई थिंक वी हैव आइडेंटिफाइड 38, 39, 40 इंपॉर्टेंट है जेई मेन के लिए, याद रखना। 41, 42, 43, 44, 45 इंपॉर्टेंट है। एडवांस लेवल का क्वेश्चन, पढ़ के जाना, करके जाना। इस तरह के क्वेश्चन में आ जाते हैं तो भी नहीं होते हैं, मान के चलिए। दोबारा इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मतलब ये मानो अगर 2 बच्चे भी मेरी बात मान लेंगे ना तो उनका बहुत फायदा होगा। ज्यादा मानेंगे तो अच्छी बात है। 46, 7 में देखो ये एपीमर दोबारा आ रहा है, तो ये सब आगे काम में आएंगे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। इसमें शायद एपीमर आंसर होगा ना किसी में? नहीं है। नहीं सर, बी आंसर है। डायस्टीरोमर आंसर दे दिया क्या इन्होंने? यस सर। क्वेश्चन गलत है, इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। जब रिवीजन करोगे तब समझ में आ जाएगा कि मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगवाया, अभी नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 48, एनसीईआरटी में एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है, ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स। अब इस नालायक ने उस स्टेटमेंट को ही ऑब्सोलीट करवा दिया, इसलिए इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दो। समय आने पे मैं इसको समझाऊंगा कि इसमें गलती क्या है। 48, 49, कितने क्वेश्चन है यार, भयानक मैराथन है ये तो मामला। चलो करो मैराथन। 58 क्वेश्चन। 50 कर रहे निश्चिंत रहो। 50, 51, 51 में वही, हमें कोई ट्रिक नहीं लगानी, नो ट्रिक। सीधी बात करनी है कि ये जो कार्बन है, जो कायरल है, इनका आरएस कॉन्फ़िगरेशन मालूम कर लो और वो यहाँ पे मैच करवा दो एज इट इज। बस मुझे वही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, बीच वाला सूडो कायरल कार्बन है, इसका आरएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं ये मैंने बता दिया था। इसमें आपको पहले टर्मिनल का निकालना पड़ेगा। टर्मिनल का निकालने के बाद आर का सीनियरिटी ज्यादा होता है, एस ये यूज करना पड़ेगा। गॉट इट? यस सर। तो ये कर लेना आप अपने आप, थोड़ा मेहनत का काम है, आपको करना है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि नहीं हो रहा है तो आप कहो तो अभी करके दिखा दूं, बोलो जैसा कहो। नो सर, उत्तर हो जाएगा। हाँ, एक बार फाइट कर लेना, और जिससे नहीं हुआ है यही कह सकता हूँ, क्योंकि इसको खूब डिटेल में पढ़ाया है तो उसका फायदा उठाना चाहिए। 52, 53,
54 सर 54 में टोटल quaternary नंबर 50 सर 54 का टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कैसे कितना होंगे? टोटल, अजीब सा क्वेश्चन है यार। सर क्वाटर्नरी का मतलब 4 डिग्री। देखो ये स्पाइरो कंपाउंड है, तो इस पॉइंट से एक स्पाइरो वाला स्टीरियो सेंटर मिलेगा और ये दोनों कायरल कार्बन है। 2 की पावर 3 बैठ पाएगी। ओके सर। और 2 की पावर 3 से तो 8 आंसर आता है। 8 तो इन्होंने ऑप्शन भी नहीं दिया। नहीं सर क्वेश्चन अलग है, ये मैं पूछ अलग मतलब क्वेश्चन गलत है क्या ये? नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कायरल कार्बन टोटल नंबर कुछ और पूछ। सर ये मेरा क्वेश्चन था सर कि स्टीरियो आइसोमर कितना होगा? अरे ये एक्चुअली टोटल स्टीरियो पूछ नहीं रहा, नहीं ये सर तो मैं कुछ और ही पूछ रहा है। कायरल कार्बन पूछ रहा सर ये। हाँ, इसमें 3 कैसे आएंगे मैं बता देता हूँ आपको। एक आप क्वेश्चन याद करो, ऐसा कोई क्वेश्चन मैं आपको एक मतलब यू शुड बी सेल्फ डिपेंडेंट। क्वेश्चन याद करो। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि कैसे मार्क करते हैं टोटल नंबर ऑफ। एक तो ये था, दूसरा यहाँ से डबल बॉन्ड था, और तीसरा कौन था इसमें से याद करो? मॉलिक्यूल था, याद आ गया? यस सर। हाँ सर। ये भी वैसा ही है। इसमें 2 तो कायरल कार्बन है जिनको मैंने अब ब्लैक डॉट लगाया है, और तीसरा ये पूरा मॉलिक्यूल है स्पाइरो यहाँ से, इसीलिए मैंने 2 की पावर 3 लिखा है। होप दैट हेल्प्स। 55 56 57 इंपॉर्टेंट है, एडवांस के लिए पढ़ जाना। 58 लो जी, मामला निपटा। सर चलो सर आप तो डीपीपी की दे सकते हैं क्या सर? वो की डीपीपी मैंने प्लान कर रखी है। डीपीपी में थोड़ा सा लेट करवाऊंगा, उससे क्या है आपका रिवीजन हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मेरी प्लानिंग में है सब। कल 2 घंटे बैठ के सारी डीपीपी अलग करवाइए स्टीरियो की, ताकि उसको मैं पीडीएफ फॉर्म में तुम्हें दे दूंगा। निश्चिंत रहो। तो आज का डिस्कशन थोड़ा सा अपना बढ़िया हो गया है ना। जिन बच्चों को मीटिंग में नहीं एंटर करने के लिए दिया उनके लिए माफी चाहता हूँ। अब उसका कुछ यही है कि बस टाइम पे आ जाओ सब लोग, और ओरिजिनल नाम और रोल नंबर के साथ आओ, मेरा यही कहना है। तो उससे क्या होगा, आपको नुकसान नहीं होगा, है ना। चलो ये बात है। अगले टर्न से ORM 1 जोर शोर से अपन शुरू कर देंगे। शुरू तो क्या हो ही गया है, मतलब उसमें आगे बढ़ जाएंगे। और 1 महीने के अंदर, मार्क द डेट, जुलाई महीने के अंदर आपकी मैं दोनों कंप्लीट करवा दूंगा, ORM 1 भी और 2 भी। एक्सरसाइज 1 2 3 कंप्लीट, एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये बात है। सर जो मेरा डाउट था ना कि पोटेशियम आयन रिएक्ट नहीं करता। पोटेशियम वाला, यस उसको फिर एक काम करो ना, अभी थोड़ा सा वेट कर लो। यस ORM मेरा जो अगला टॉपिक आएगा ना, वो उसी के अंदर आ जाएगा, है ना। सर एपीएसपी में एक क्वेश्चन आया था, उसमें पूछा था कि डिस्टिंग्विश करने के कौन से मेथड्स हो सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स को। उसमें बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिनेशन वाला भी तो हो सकता था। दोबारा पूछो। ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्टिंग करने के मेथड्स पूछे थे, उसमें हाँ। 2 ऑप्शन थे, पोलरिमेट्री और बॉइलिंग पॉइंट डिटरमिनेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट तो सेम होता है ना डी और एल का। लेकिन सर जो मीजो होता है उसका तो अलग होता है ना। मीजो तो एक एक्सेप्शनल केस हो गया ना। जनरल ऑप्टिकल आइसोमर किसको बोलते हैं? इनैंशियोमर्स को बोलेंगे या डायस्टीरियोमर को बोलेंगे जनरल नॉमेनक्लेचर में? इनैंशियोमर। तो बस अगर इनैंशियोमर को बोलेंगे तो कोई इश्यू है ही नहीं अपने। कोई भी स्टेटमेंट आता है ना आईआईटी में कभी भी, तो उसको जनरल कंटेक्स्ट में लेते हैं, एक्सेप्शन कंटेक्स्ट में कभी नहीं लेते, ये ध्यान रखना होता है। गॉट इट? सर मीजो एक्सेप्शन थोड़ी है।
नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। मैं एक मिनट व्हाइट बोर्ड लेता हूँ। मीजो का रिलेशन डी के साथ डायस्टेरोमेरिक होता है, ये बात समझ में आ रही है आपको? अब एक बात बताओ, सिस का रिलेशन ट्रांस के साथ क्या होता है? तो डायस्टेरोमर्स को आप सेपरेट कर सकते हो, मैं ये कह रहा हूं। डी और एल का रिलेशन हमेशा क्लियर है कि दो बोथ आर ऑप्टिकली एक्टिव, तो इन्हें प्रोमिनेंटली ऑप्टिकल आइसोमर कहेंगे। तो अगर कभी एक सेंटेंस आता है ना ऑप्टिकल आइसोमर, तो उसको डिफॉल्ट स्टेटस में माना जाएगा कि अच्छा ऑप्टिकली एक्टिव के बारे में बात कर रहा है। अगर अपन पेरिफेरल केमिस्ट्री पे ना जाएं, सिंपल केमिस्ट्री पे जाएं, जहां से बात शुरू हुई थी, जिसमें सिर्फ दो आइसोमर बनते थे डी और एल। लैक्टिक एसिड का केस याद करो, 1 पैरेलल कार्बन। अपन डिटेल में नहीं जाना चाहते कि 2 पैरेलल कार्बन हो गए तो ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है। तो उस केस में ऑप्टिकल आइसोमर को सेपरेट कर सकते हो क्या बॉइल करके, ये बताओ। आई थिंक अभी क्लियर हो गया। ओके सर। सर साइक्लोहेक्सेन में अगर इक्विटोरियल और एक्सियल में हो तो साइड सेक्टर देखेंगे। यस, जितना बड़ा ग्रुप होगा वो एक्सियल पे नहीं रहना चाहेगा। साइक्लोहेक्सेन का ब्रह्मास्त्र बड़ा क्लियर है कि इसको बॉक्स में लिख देता हूं। साइक्लोहेक्सेन का एक ही ब्रह्मास्त्र है, एक्सियल को क्रॉस कर दो बस। एक्सियल पे कोई नहीं रहना चाहता। अगर ओलंपियाड की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना साइक्लोहेक्सेन को, जेई में ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो सर, गौरव कुमार, हाँ सर पीडीएफ भेज रहे हो इसका? पीडीएफ भेज देता हूँ। ठीक है सर। पीडीएफ क्या करोगे इसका लेके? इंस्टीट्यूट वालों ने मना कर रखा है यार, पता नहीं क्या है। जिससे मैं छूट गया उसी को भेज। अभी रहने दो कि पता नहीं क्या है वहाँ। सर हाँ बोलो बच्चे। सर अगर किसी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के अंदर हम नंबर ऑफ स्टीरियोमर्स काउंट कर रहे हो, फॉर्मूले से करना पड़े, तो हम सूडो कायरल कार्बन को एज अ स्टीरियो सेंटर काउंट करेंगे ना? नहीं। क्यों सर? देखो कौन पूछ रहा है डाउट? स्वप्निल। स्वप्निल, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ये मानते हो कि ये वाला कार्बन सूडो कायरल है? यस सर। अब इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर फाउंड करने का इन्होंने एक तरीका फॉर्मूला बना रखा है, 2 की पावर n-1। उसमें n की वैल्यू 3 रख दी, तो 2 की पावर 3-1 हो जाएगा, 2 की पावर 2 और ये 4 हो जाएगा, तो 4 आ जाता है आंसर, है ना। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। अगर केमिस्ट्री समझनी है तो और याद ही करनी है तो फिर कोई फायदा नहीं है ना। कल को आईआईटी में एक सिंपल क्वेश्चन आ जाता है कि इसमें नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताओ। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा, कितना आंसर देगा? 2। क्यों? सर बीच वाला कभी कायरल होगा कभी नहीं होगा। कभी कायरल होगा कभी नहीं होगा, वो तो और आगे की बात हो गई ना। अभी तो एक बात साफ है कि बीच वाले की ये जो दोनों वैलेंसी है वर्टिकल, ये बिल्कुल सेम है। तो सूडो कायरल को कायरल में काउंट नहीं करते। अब ये फॉर्मूले में जबरदस्ती लगाने के लिए, 3 लगाने के लिए यहाँ पे 4 आंसर लाना था। 4 कैसे लाना है वो इनकी समस्या थी, तो इन्होंने 3 लगा दिया यहाँ पे। ये मरने के काम है, सीधे सीधे बता रहा हूँ तेरे को बस। इसके 4 आते हैं, ये बात सही है, मगर मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस फॉर्मूले से नहीं आते। आपको ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी कि पहले तो ये बनाओ, फिर ये बनाओ, फिर ये बनाओ,
और एक लास्ट वाले की मिरर इमेज और बना लो, डी और एल, ये 4 हैं। उसमें भी नोटिस करो ये दोनों मीजो हैं पहले वाले। आगे बात समझ में? यस सर। यस सर। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। इस बार देखो मीजो भी 2 हो गए। टार्ट्रिक एसिड में मीजो 1 था, इस बार मीजो भी 2 हैं, है ना? ये समझना पड़ेगा। जो भी हॉरिजॉन्टल वैलेंसीज है वहां पे एच लगा देना, ये मत बोलना कि सर आपने लिखा नहीं, मैं लिख ही देता हूँ। सर इन दोनों मीजो के बीच में क्या रिलेशन होगा? तुम बताओ क्या होना चाहिए? डायस्टीरियोमर। वेरी गुड, डायस्टीरियोमर ही है, क्योंकि डेफिनेशन से चलो, दे आर नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, तो ये डायस्टीरियोमर हो गए। तो ये चीज है। तो ये फॉर्मूले से नहीं चलता कुछ भी, ये तो बकवास बातें हैं, बकवास तरीका है काम करने का। आपको इतनी मेहनत करनी हो तो आप इस टॉपिक को परसिस्ट करो, वरना छोड़ भी सकते हो, इतना नहीं आता जेई के अंदर, है ना? चलो ठीक है बच्चों, तो ये एक थोड़ा सा टारगेट था अपना एपीएसपी। एपीएसपी कंप्लीट हो जाने के बाद ये फीलिंग आ सकती है कि हाँ अपन ने स्टीरियो फुल टोटल में पढ़ लिया है। हाँ खत्म है, मतलब ये हर रेस्पेक्ट में आपका जोरदार कंप्लीट हो गया है। अब अपन ओआरएम की सुध लेंगे, है ना? ठीक है। आज वैसे मेरा प्लान था ओआरएम शुरू करने का, बट कोई पता नहीं बहुत सारे बच्चे आ गए, अजीब अजीब सा नाम रख के आ जाते हैं, तो फिर मैंने कहा यार पता नहीं क्या चल रहा है। मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, जितने भी बच्चे अभी बचे हुए हैं, कि जब एंट्री करो तो ऑफिशियल रोल नंबर लिख दिया करो एक बार बस। चलो ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में जब हम पीओएस और सीओएस चेक करते हैं तब उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर जो बोट वाला होता है वो बना के नहीं देखते। अरे इतना टाइम नहीं है, सिंपल प्लेनर स्ट्रक्चर बना के सीओएस पीओएस आज निकाल लिया, 1 सेकंड में आ जाएगा। कुछ ही कंफर्मर्स साइक्लोहेक्सेन में ज्यादा पंगा मत लो, बस उसमें जो चेयर और बोट का जो है ना वो एक बार ध्यान से देख लेना, उतना आ सकता है आईआईटी। एक्सेल इक्वेटोरियल नहीं आता जेई में, है ना? सर मेरे नाम से एक बंदा और आ गया। हाँ जी, मेरे नाम से एक बंदा और आ गया, मैं ही था सिर्फ। कार्तिक आ गया क्या? एक तो लॉक है। नहीं एक और आ गया, पता नहीं कोई कार्तिक 2 हैं। अरे पढ़ लेने दो, अपने को ये डिस्टर्ब नहीं कर रहा तो अपने को कोई इशू नहीं है। अपने को इशू किसी बच्चे के आने से नहीं है कि वो किसी दूसरे बैच का बच्चा है अपने बैच में नहीं आए। आप आइए पढ़िए आराम से, मेरे को किसी बच्चे से कोई समस्या थोड़ी है, बस डिस्टर्ब मत कीजिए, है ना? इसमें कम से कम अभी 5 टीचर बैठे होंगे, जिनमें से 2 को तो मैंने आज गुस्से में रवाना ही किया है, तो मुझे पता रहता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मैं नुकसान किसी का नहीं करना चाहता, तो वो जबरदस्ती डिस्टर्ब करना चाहे तो वो थोड़ा सा बेकार लगता है। टीचर क्या करते हैं? जैसन स्टेथम, आप अगली बार से ये फोटो लगा के मत आना इस गंजे की, है ना? वरना मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बाहर निकाल दूंगा और परमानेंटली बाहर निकालूंगा। किसी भी आईडी से कभी भी लॉगिन नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना। चलो हाँ जी, मॉलिक्यूल के जितने भी कंफर्मर्स होते हैं सारे पीओएस शो नहीं करते। रिपीट करो क्वेश्चन को। सर जो